Assalamu alaikum everyone, I hope you're all doing great. Welcome to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions to past papers by excellent teachers and A-star students. So please subscribe to our channel and forward it to other Cambridge learners. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Okay, so we're starting off with October-November 2019, P4, variant 21. ये obviously theory का paper है and let's begin. Okay, question number 1. A car accelerates from rest at time 0 to its maximum speed. The speed time graph for the first 25 seconds of its motion is given. ठीक है, अब आपको पता है कि जब इस तरीके का ग्राफ होता है तो हमारा ग्रेडियंट किस तरह निकलता है. ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है, ग्रेडियंट होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस. फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास ग्रेडियंट है स्पीड, तो ग्रेडियंट निकलेगा स्पीड अपॉन टाइम से. ठीक है, एंड अगर हम एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो निकलता है y मल्टीप्लाइड बाय x. ठीक है, तो इसमें हमारे पास होगा, मतलब एरिया होगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अब ग्रेडियंट है स्पीड अपॉन टाइम. स्पीड अपॉन टाइम क्या हमें इंडिकेट करता है? एक्सेलरेशन. और स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें क्या बताता है? डिस्टेंस. तो अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया अंडर द ग्राफ ये हमें देगा डिस्टेंस. और अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट हमें दे रहा है एक्सेलरेशन. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट. नेक्स्ट, अब क्या बोला हुआ है हमें? द मास ऑफ द कार इज 2300 kgs. फॉर द टाइम बिटवीन t is equals to 0 and t is equals to 5 determine the acceleration of the car. अब acceleration मैंने क्या बताया था आपको? acceleration हमारे क्या दे रहा है? gradient. जो gradient है वो क्या दे रहा है? acceleration दे रहा है. तो हम क्या करेंगे कि हम speed जो है t is equals to 0, t is equals to 5, उसके बीच में हम ढूंढेंगे. ठीक है, तो gradient के लिए मैंने green लिया हुआ है और ये हमारा gradient है यहाँ पर 0.0 से लेके 5 तक. ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे? x हमारे पास y क्या आ रहा है? y हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ये y हमारा आ रहा है 0.5 पे. देख रहे हैं आप? मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ. ये 5 है और ये 0 है. इसके बीच में हमें एक्सेलरेशन ढूंढनी है. तो 0 पे तो हमारे पास यहाँ पर है हमारा जो क्या कहते हैं ग्रेडियंट. ठीक है, और 5 में यहाँ पर आ रहा है. तो ये क्या है यहाँ पर? ये हमारे पास है 15. ठीक है, y हमारा है 15 और x है हमारा 5. तो हम किस तरह निकालेंगे? y है 15 एंड x इज़ 5. 15 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3 meters per second square. ठीक है, अब हमें बोला हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है. अब आपको पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अब मास में भी बताया हुआ है 2300 kgs एंड एक्सेलरेशन है 3. तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाए 6900 न्यूटन्स. ठीक है, आई होप everybody understood that. Now we'll go to the next page. B. Describe the motion of the car in between time 10 seconds and time 15 seconds and explain how figure 1.1 shows this. ठीक है, अब हमें बोला हुआ है between time 10 seconds and time 15 seconds. 10 ये रहा, ठीक है, और 15 ये रहा. अब इन दोनों के बीच में हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है और हमने ये क्या पूछा है? सॉरी, एक्सेलरेशन क्या है और सॉरी मोशन क्या है एंड फिगर 1.1 ये कैसे शो करता है. अब देखें, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें दोनों टाइम पीरियड के बीच में स्पीड इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, स्पीड तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज़ कर रही है. अब ये हमें कैसे पता चल रहा है? इसके लिए मैं बिल्कुल ग्राफ को जूम इन कर दूँगी. अब ये क्योंकि यहाँ पर कर्व है तो हम इस कर्व का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? हम ग्रेडियंट निकालेंगे टेंजेंट यूज़ करके. टेंजेंट यूज़ करके हम ग्रेडियंट निकालेंगे, हाँ कि नहीं? तो पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर टेंजेंट्स बना देती हूँ. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का मैं टेंजेंट बनाती हूँ इस तरह. कोई और कलर यूज़ कर लेती हूँ जो ज़्यादा विजिबल हो. ठीक है, हाँ ये सही है. इस पॉइंट का मैं टेंजेंट बनाती हूँ इस तरह और इस पॉइंट का मैं टेंजेंट बनाती हूँ इस तरह. अब दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? ये देखें, मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी.
ये देखें, सॉरी ये मैं थोड़ा जूम इन गई हूँ आपको समझाने के लिए। दोनों का ग्रेडियंट नजर आ रहा है, इसका ग्रेडियंट ज़्यादा स्टीपर है, ठीक है। जो इस वाले का ग्रेडियंट है इट्स वे मोर स्टीपर, ये देखें ये स्टीप है एज कम्पेयर टू दिस, ये पहला वाला ज़्यादा स्टीप है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा ग्रेडियंट है विच इज़ एक्सेलरेशन, वो यहाँ पर स्टीप है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। एक्सेलरेशन क्योंकि कम स्टीप होता जा रहा है, ग्रेडियंट कम स्टीप हो रहा है, ग्रेडियंट कम स्टीप हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन कम स्टीप हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेंगे कि स्पीड तो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये होगा, सॉरी, स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, स्पीड तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि ग्रेडियंट डिक्रीजेस। अब अगर ग्रेडियंट डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ये हमें हमारे 3 मार्क्स मिल गए, ठीक है। इसका ये पूछा हुआ है, between t is equals to 10 seconds and t is equals to 15 seconds, the force exerted on the car due to the engine remains constant. अब force constant ready है जो engine लगा रहा है, ठीक है, between times 10 seconds or 3 seconds. Suggest and explain why the car moves in the way shown in figure 1.1. अब although हमारे पास force constant है लेकिन acceleration constant नहीं है, acceleration decrease कर रही है, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न हमेशा ये होती है फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्सेस जो भी होती हैं उसकी वजह से कि फोर्स जो ना कांस्टेंट नहीं रह पाती, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता। जब फोर्स नहीं होती, जब फोर्स कांस्टेंट होती है, ठीक है, तब स्पीड कांस्टेंट होती है। ये मैं लिख देती हूँ, जब फोर्स कांस्टेंट होती है तो स्पीड भी कांस्टेंट होती है, या तो फिर स्पीड ज़ीरो होती है, दोनों में से एक चीज़ होती है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है या ज़ीरो है, तो फिर एक्सेलरेशन होगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है और स्पीड भी इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स नॉट कांस्टेंट। तो हमसे यही पूछा हुआ है कि फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं है, हमसे इस सवाल में पूछा हुआ है, तो हम इसका जवाब देंगे कि फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस हो सकता है या फ्रिक्शन हो सकता है, कहीं भी आपने रेजिस्टेंस मेंशन कर दिया ना आपको मार्क मिल जाएगा, रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है। और दूसरा हम बताएंगे कि स्पीड के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ती है, ये तो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा क्या है कि यहाँ पर ग्राफ में स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। देखें ये स्पीड है हमारे पास वाई एक्सिस में, स्पीड यहाँ से यहाँ तक तो आ गई है, 10 से लेके 15 तक, देख रहे हैं आप, इंक्रीज़ तो कर रही है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जब डिक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी। इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट आप वापस से सुने, जब रेट ऑफ स्पीड डिक्रीज कर रहा है, रेट स्पीड का जो रेट होता है, जब स्पीड चेंज होती है तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है, रेट ऑफ स्पीड इज डिक्रीजिंग तो डिसेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि रेट ऑफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, हमने देखा है कि ये कम स्टीपर होता जा रहा है, तो ये रेट ऑफ स्पीड कम होता जा रहा है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन कम हो रहा है। अब क्योंकि हमारे पास स्पीड इंक्रीज़ कर रही है तो क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी, तो हम लिखेंगे रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीज विथ स्पीड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आपके 2 मार्क्स मिल गए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। Okay. State 2 properties of an object that may be changed by the action of forces. Okay. 2 प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट की अगर आप फोर्स लगाते हो तो चेंज हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले तो सबसे पहले तो आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो। अगर स्पीड चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन या तो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, उसकी वजह से मोमेंटम भी इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा,
और स्पीड चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, ये वो सब चीज़ें। डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप चेंज होगा। अगर शेप चेंज होगा तो लेंथ चेंज होगी, डेंसिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी, साइज चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई एम जस्ट गोना राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स। पहले तो शेप, ठीक है, शेप चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम नहीं चेंज होगा शेप से, लेकिन आई एम जस्ट, हो सकता है वैसा अगर आप करें, ठीक है, लेंथ और कुछ भी, मतलब साइज़, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ होगी ऑब्वियसली फिर डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या स्पीड चेंज हो सकती है। जब स्पीड चेंज होगी तो क्या चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और मोमेंटम चेंज होगा, और एक्सलेशन चेंज होगा, ठीक है, वेरी सिंपल। बी, a chest expander is a piece of equipment used by athletes in the gym. Figure 2.1 shows a chest expander that consists of 5 identical springs. We should, इस चीज़ को नोटिस करें, 5 identical springs connected in parallel between 2 handles, ठीक है। Each spring has an unstretched length of 0.63 meters. 2 athletes are stretching the spring expander by pulling in on the 2 handles in opposite directions. The springs obey Hooke's law. Hooke's law क्या होता है? Hooke's law हमारे पास होता है obviously force बताता है या tension बताता है. Hooke's law होता है हमारे पास force या tension is equals to K, which is spring's constant multiplied by X. ये हमारे पास होता है force या tension, spring's constant, एंड ये हमारे पास है जितनी डिस्टेंस मूव होती है या डिस्टेंस कवर होती है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय दिस स्टेटमेंट। अब हम इसको यूज़ करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है, जो फॉर्मूला है हुक्स लॉ का, इसको यूज़ करके हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स राइट ऑन आवर स्टेटमेंट। पहले तो there will be a presence of force or tension due to extension, ठीक है। तो हम बोलेंगे extension of spring causes a force or tension production। और क्या चीज़ है, क्योंकि ये जो है हमारे पास क्या कहते हैं, स्प्रिंग्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो f और x क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो f और x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि स्प्रिंग्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। तो हम इस चीज़ को भी मेंशन करेंगे कि एक्सटेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहाँ पर इसमें लिख देती हूँ, एक्सटेंशन which is obviously x is directly, आपको पूरा लिखना है, मैंने बस ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन या फोर्स, ठीक है। आप लोड भी लिख सकते हो, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू mg, तो आप मास भी लिख सकते हो यहाँ पर, मास या लोड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो इन सब में से। नेक्स्ट, द एथलीट, each athlete pulls the handle towards himself with the force of 1300 न्यूटन। दोनों इस फोर्स से अपने टुवर्ड्स पुल कर रहे हैं। स्टेट द टेंशन इन ईच स्प्रिंग, ठीक है। हमारे पास टोटल कितनी स्प्रिंग्स थी, हमने ऊपर बात की थी, 5 स्प्रिंग्स थी, ठीक है। अब अगर 5 स्प्रिंग है, ठीक है, आप पुल कर रहे हो, दोनों तरफ से वो पुल हो रही हैं, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये 5 स्प्रिंग है, कितनी बनाई मैंने, हाँ मैंने 5 बना दी, ठीक है। हाँ, तो इस साइड से भी 1300 से पुल हो रहा है, और इस साइड से भी 1300 से पुल हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम दोनों को मिला दें तो कितना बन जाएगा, 2600, ठीक है। 2600 न्यूटन्स की फोर्स से टोटल पुल हो रहा है, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 10। वाई? बिकॉज एक साइड से नहीं पुल हो रही, दोनों साइड से पुल हो रही। समझ आए? लेट मी एक्सप्लेन इन एक दूसरे तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1300 है, ठीक है, हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, 1300 को अगर आप 5 से डिवाइड करो, कि हमारे पास 5 स्ट्रिंग्स है,
तो हमारे पास आंसर आएगा 2600। सही है। अब क्यों हमने इस तरह नहीं किया कि यहाँ पर भी 2600 आएगा और दूसरी तरफ भी 2600 आएगा? ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स से पुल हो रहा है। आई थिंक आपको इस तरीके से ज़्यादा समझ आएगा। सही है। तो हम करेंगे मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ 1300 डिवाइड बाय 5। हमारे पास आंसर है 2600। ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। क्या मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों तरफ से उसी फोर्स से पुल हो रहा है, तो मैं इनको ऐड नहीं करूँगी। ठीक है। तो हम टेंशन इन ईच फोर्स will be 260 न्यूटन। ठीक है। The chest expander stretches and each spring is now 0.94 meters long. ये क्या है हमारे पास? ये हमारा x आ गया। ये 0.9 ये हमारा x है। Calculate the spring constant k of each spring. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है F is equals to kx और F हमने ढूंढ लिया। ईच स्प्रिंग में फोर्स क्या है? 260 न्यूटन और x भी हमने देख ली कि 0.94। अब हमें क्या करना है? k करना है। k तो बहुत सिंपल है। k इज इक्वल्स टू, सॉरी कैपिटल कर लिया, स्मॉल k है। k इज इक्वल्स टू f अपॉन x। f क्या है हमारे पास? 260 डिवाइड बाई 0.94। आंसर आ रहा है हमारे पास 840 न्यूटन मीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा कभी भी। ठीक है। State the energy changes taking place as the two athletes use their muscle to stretch the chest expander. अब ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं कि हम एनर्जी चेंजेस कौन से होंगे? पहले तो वो पुल हो रहा है। ठीक है। तो आपको पता है पुल हो रही है, कोई चीज़ की लेंथ हो रही है, उसके मतलब उसके अंदर ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी थी तो वो चेंज तो होगी। तो पहला हमारा ये है कि हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी लिखते हैं। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। क्योंकि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्टोर्ड अंदर होती है और नज़र नहीं आ रही। और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तो फिर स्ट्रेन, क्योंकि इट इज़ अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर हमें पता है कि क्या होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या तो फिर हम ये लिख देंगे स्ट्रेन। यही मतलब होता है, सेम थिंग। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Figure 3.1 shows a shooting competition where air rifles fire soft metal pellet at distant targets. When an air rifle is fired, it exerts an impulse of 0.09 Newton seconds on the pellet. Define impulse. अब obviously आपको पता है कि impulse का formula हमारे पास होता है impulse is equals to force into time. ठीक है। तो हम लिख देते हैं force multiplied by time. ठीक है। बस इतना सिंपल ही लिखते हैं। The pellet has a mass of 1.1 into 10 to the power minus 4 kgs. Determine the speed with which the pellet leaves the rifle. ठीक है। अब ये हम किस तरह निकालेंगे? देखें, हमें पता है कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है विच इज़ वेलोसिटी इनटू मास। क्योंकि इम्पल्स, मैं आपको बताती हूँ, इम्पल्स ठीक है इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो होता है हमारे पास एम वी माइनस यू। समझ आया? हमने यहाँ पर मास दिया हुआ है और हमें इम्पल्स ऊपर से दी हुई है, तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है। सॉरी, मास भी दिया हुआ है, हमें इम्पल्स भी दी हुई है, तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है। इट विल बी ईजियर फॉर अस टू डू दैट। सो लेट्स डू दैट। कि ऑब्वियसली फिर हो जाएगा इम्पल्स अपॉन मास विल गिव अस स्पीड। तो इम्पल्स हमारे पास है 0.019 अपॉन मास है 1.1 इंटू 10 to the power -4। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1.2
1.6 या तो फिर सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, 170 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी, सॉरी मीटर्स पर सेकेंड नहीं होगा, बल्कि हाँ मीटर्स पर सेकेंड नहीं होगा, क्या बोल रही हूँ, सॉरी स्पीड बोल रही थी, हाँ। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द pellet एज इट लीव्स राइफल। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे, हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब हमें m भी पता है, हमें v भी पता है, तो हम क्या करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय मास क्या है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ और इंटू v², v क्या है 170²। तो ये जो आप करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ आएगा। आपको ये लिखना है क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, समझ आ रहा है आपको, 3 मार्क का है, तो ये लिखना तो ज़रूरी होगा, ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सही है, अगर और ये भी लिखना आपको ज़रूरी है, इसका भी 1 मार्क है, 3 मार्क है ना, तो 1 मार्क तो आंसर का होगा, दूसरा मार्क इसका होगा जो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, और तीसरा मार्क इन नंबर्स का होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे 2 मार्क्स का है, तो 1 मार्क तो हमने फॉर्मूला भी लिख लिया और साथ साथ हमने यहाँ पर नंबर्स भी वर्किंग भी दिखा दी, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है या तो फिर 1.6 या 1.7 जूल्स, जो भी लिख लें आप, मसला नहीं, ठीक है। क्या, सी, the pellet melts when it strikes the target. Describe how the molecular structure of the liquid metal differs from that of the solid metal. अब obviously दोनों में metal है, तो दोनों में वो होगा, क्या कहते हैं, एनाइंस होंगे और जो डिसलोकेटेड वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन लिक्विड और सॉलिड में क्या फ़र्क होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल के जो लिक्विड में होंगे उनकी एक इरेगुलर अरेंजमेंट होगी, ठीक है, ऑर्डर्ड नहीं होंगे, और जो सॉलिड में होंगे उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी। हमें बोला हुआ है कि हम लिक्विड कैसे डिफ़र करता है, आप इस पर फोकस करेंगे, हाउ द लिक्विड डिफर्स, ठीक है। तो लिक्विड किस तरह डिफ़र करता है, हम लिखेंगे कि इट हैज़ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैव एन irregular arrangement, ठीक है। और क्या चीज़ होगी, एंड ऑब्वियसली क्योंकि लिक्विड में है तो इतने ज़्यादा प्रेस टुगेदर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन कम होती है सॉलिड से, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैव अ लेसर अट्रैक्शन एंड आर therefore further apart। और तीसरा हमारा क्या पॉइंट बनेगा, क्योंकि 3 मार्क्स हैं, कि हाँ सॉलिड की तरह वो ऑब्वियसली एक फिक्स प्लेस में नहीं होते, वो मूव कर रहे होते हैं हर वक्त, ठीक है। स्लाइड अपॉन ईच अदर, या आपको पता है सॉलिड्स में ऐसा होता है, ये तो हम लिखेंगे नॉट फिक्स्ड इन प्लेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 3। Now let's move on to question number 4, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, figure 4.1 shows a loudspeaker that is producing a sound wave in the air of frequency 15,000 hertz। ये इंसान सुन सकते हैं, yes इंसान डेफिनेटली सुन सकते हैं, इंसान सुन सकते हैं from 20 to 20,000 hertz, ठीक है। तो ये इसके बीच में आता है, तो ये हम डेफिनेटली सुन सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। हॉलो पेपर कोन, डिस्क्राइब हाउ द कोन ऑफ द लाउड स्पीकर प्रोड्यूसेस दिस साउंड, ठीक है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, किसी को पता होगा, ये एसी करंट है, ठीक है। जब भी इस तरह का 2 प्रोवाइडर होता है और ये कनेक्ट कर रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एसी करंट का सिंबल है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि लाउड स्पीकर कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। पहले तो हम लिखेंगे, ठीक है, कि एसी करंट प्रोवाइडर है, ठीक है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एसी करंट की वजह से क्या होता है, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होती है। जब डीसी करंट होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन का करंट, तो हमारे पास एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट जब एसी करंट होता है तो एक
ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट या तो फिर ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि जब ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी या तो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तो एयर वाइब्रेट करेगी। ठीक है, एयर वाइब्रेशंस और वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन। तो हम लिखेंगे एयर वाइब्रेट्स। या आपको पता है कि साउंड प्रोड्यूस ही वाइब्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ वाइब्रेशन होगी नहीं तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। एयर वाइब्रेट्स या तो फिर वाइब्रेशन पास्ड ऑन। जब वाइब्रेशन होती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस। ठीक है, कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशन की वजह से। तो लिखते हैं कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस प्रोड्यूस्ड which is basically the production of sound। ठीक है, एंड ऑब्वियसली वाइब्रेशन हम ये भी लिख देंगे, ज़रूरी नहीं है, बट वाइब्रेटिंग एट 1500 हर्ट्ज। ये मैंने क्यों लिखा है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी, मैंने ये नहीं लिखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1000, मैंने लिखा वाइब्रेटिंग एट 1500 हर्ट्ज। ऑब्वियसली हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, पर सेकंड कितनी वाइब्रेशन है, पर सेकंड कितना हुआ। तो ये लिखना एक्चुअली ज़रूरी है कि वाइब्रेटिंग एट 1500 हर्ट्ज, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि पर सेकंड में 1500 वाइब्रेशंस हो रही हैं, विच इज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस साउंड। अभी आपको फार्मूला पता होगा, हमारे पास जो होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, v अपॉन एफ। तो साउंड की स्पीड क्या दी हुई है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 1500 और स्पीड यहाँ पर दी हुई है। तो स्पीड है 330 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है 15,000। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आएगा 0.022 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया। The loudspeaker is placed at a considerable distance to the left of a barrier with a gap। ठीक है, ये बैरियर हमारे पास और इसके लेफ्ट पे यहाँ पर लाउड स्पीकर प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेफ्ट ऑफ द बैरियर विद अ गैप, बैरियर विद ये बैरियर है, यहाँ पे गैप है। द विड्थ ऑफ द गैप इज डबल द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। वेवलेंथ ऑफ द साउंड हमने पीछे क्या बताई थी, 0.02 क्या थी, 0.022, हाँ 0.022 मीटर्स थी। ठीक है, तो इसकी डबल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी विड्थ हो जाएगी यहाँ पर 0.044 मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास विड्थ होगी इसकी। साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर रीचेस द बैरियर एंड passes through the gap. Sketch a diagram that represents a sound wave as a series of wave fronts traveling towards the barrier, in the gap and away from the barrier। ठीक है, तो हम पहले हम बताएंगे हमारी साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली यहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, ये हमारे लाउड स्पीकर का एंड पॉइंट है, ये लाउड स्पीकर यहाँ पर इससे निकल रही है साउंड है। ठीक है, तो वर्टिकल पहले हम साउंड वेव्स बनाएंगे। मैं ये यूज़ करती हूँ, हाँ सही है। तो ये हमारी साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इनिशियली ये आ रही है हमारी साउंड वेव्स टुवर्ड्स द बैरियर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बैरियर को हिट किया, बैरियर को हिट किया, तो ये इस तरह हो गया। देखा आपने, बैरियर को हिट किया तो क्या हो रही है, डायफ्रैक्ट कर रही हैं साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स डायफ्रैक्ट कर रही हैं, तो अब क्या होगा, ये इस तरह देख रहे हो आप, पहले स्ट्रेट आ रही थी, अब डायफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, लेकिन हम वेवलेंथ वही रह रही है, वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि स्पीड भी चेंज नहीं हो रही और फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही, तो वेवलेंथ क्यों
होगी, ठीक है, ये इस तरह होगा। एवरीबडी सीज है वेवलेंथ, ऑब्वियसली वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स, ये वेवलेंथ होती है। ये हमने कोशिश करना कांस्टेंट रखे, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, ये आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, ये जो सारी है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आपको, सॉरी मैं बोलना भूल गई, कि जो यहाँ पर हमारी वेवलेंथ होगी ना, ठीक है, जो मैंने ये ब्लू में ड्रॉ की हुई है यहाँ पर वेवलेंथ जो ये है, ठीक है, दिस विल बी लेस देन हाफ ऑफ द विथ, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर विथ दी गई है, ठीक है, ये इसका हाफ ये जो है, ठीक है, मैं कोई और कलर यूज़ करती हूँ, ये इससे कम होनी चाहिए वेवलेंथ, ठीक है, ये आपको पता होगा कि रूल है हमारा, इससे ज़्यादा वेवलेंथ हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, सही, इन केस यू डिड नॉट नो दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. Figure 5.1 shows a sphere that is negatively charged. The sphere is attached to a plastic stand. On figure 5.1, draw the arrows to indicate the pattern and the direction of the electric field in the region surrounding the sphere. अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है, वो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपको पता है, क्योंकि ये किसकी टुवर्ड्स डायरेक्ट कर रही होती है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली उसको वो कहाँ पुश कर रही होगी, उसको पुश कर रही होगी टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है, तो इसलिए ये हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम रेडियल एरोज बनाएंगे, लाइंस बनाएंगे, ठीक है, और वो टुवर्ड्स द स्फीयर पॉइंट कर रहे होंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव पॉइंट करेंगे, ठीक है, तो हम करते हैं ऐसे, सही है, ये इस तरह बनेगा, ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई। ओके, नेक्स्ट, अ स्मॉलर अनचार्ज मेसोस्फीयर एस, ठीक, ये अनचार्ज है, ये प्लीज़ देख लें, is suspended by a plastic thread and brought close to the negatively charged sphere. On drawing 5.2, indicate the distribution of charges on S. Very important. अब देखिए हमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास एक अनचार्ज मेटल स्फीयर हमने लेकर आ गए नेगेटिव के पास। पहले तो मैं यहाँ पर जो ना इसकी वो बना लेती हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती हूँ ताकि हमारे लिए इमेजिन करने में आसानी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी, अब ये क्या टुवर्ड्स आ रहा है उसके, सॉरी, ये आ रहा है पॉजिटिव को बेसिकली अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो जो ये हमारे पास एस है वो ऑल्दो अनचार्ज्ड है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, क्योंकि मेटल है, बेसिकली मेटल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स और एनायंस तो होंगे। तो एनायंस पुल नहीं हो सकते, हमें पता है कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो नेगेटिव चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वो पुश हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स पुश हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड की टुवर्ड्स पुश हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस, ऑल्दो पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, मैं नहीं बोल रही कि पॉजिटिव एनायंस मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, मैं नहीं बोल रही, लेकिन सिंस इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड टुवर्ड्स मूव हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपने चार्जेस ड्रॉ कर दिए, ठीक है। स्टेट व्हाट हैपन्स टू एस, अब यहाँ हमने लिखना है कि होता क्या है एस पे, हम बोलेंगे इट वो मूव टुवर्ड्स द स्फीयर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स हो गए, तो एस अट्रैक्ट करेगा इस पे हमारा जो मेटल चार्ज, जो दूसरा बड़ा वाला हमारे पास वो चार्ज स्फीयर है उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। तो हम लिखेंगे एस वो
S will move towards the left. या charged sphere. ठीक है, अब ये क्या बोला हुआ है, an earth wire is then touched against S. तो हम S को क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, ये अर्थ का साइन है. तो अब क्या होगा, डिस्क्राइब हाउ दिस अफेक्ट्स द चार्ज ऑन S. अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो अर्थ में चले जाएंगे, वो वैसे ही रिपल्स्ड हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से रिपल्जन, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स होके लेफ़्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि ये इसकी वजह से. तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स होके वो अर्थ में चले जाएंगे, अर्थ की मतलब अर्थ के टुवर्ड्स चले जाएंगे. तो ये क्या बन जाएगा फिर, एस पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होके अर्थ में चले जाएंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले जाएंगे. तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, what happens to them, they क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली क्योंकि डीलोकलाइजेबल है, मोबाइल है मेटल में अंदर, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाएंगे टुवर्ड्स अर्थ. ठीक है, ये हो जाएगा. अब इससे इफेक्ट क्या होगा, ये एस पे एस क्या बन जाएगा, एस पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, एस becomes positively charged after losing electrons. सही है, okay, we're done with this question. Actually नहीं, ये बाकी है, तो sorry. सही है. C. The metal sphere S is an electrical conductor. Obviously क्योंकि metal है. The plastic thread is an electrical insulator. Plastic thread ने obviously S को पकड़ा हुआ है. Explain this difference by referring to the structure of the two materials. अब obviously S electrical conductor क्यों है, क्योंकि उसके अंदर delocalized free electrons हैं, और जो प्लास्टिक का थ्रेड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिक्स पोजीशन में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को मूव नहीं कर सकते, तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. तो हम लिख सकते हैं एस हैज़ व्हाट, delocalized electrons which are free to move या carry current. ठीक है, whereas plastics electrons are what, fixed in position, therefore they cannot carry charges, they cannot carry current. ठीक है, ये question हो गया. Now question number 6. Okay, figure 6.1 shows a shower that takes in cold water. The water passes through an electric water heater and emerges from the shower head at a higher temperature. ठीक है, मतलब पानी एंटर होता है जो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है उसमें, ठंडा एंटर होता है और शावर हेड से गर्म निकलता है. The power of the heater is 9000 watts. The shower is powered by a 230 volt electric supply. ठीक है, वोल्ट है, ये वोल्ट होता है वोल्टेज और वॉट होता है पावर, दोनों में डिफरेंस होता है. Calculate the current in the heater when it is switched on. अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए पावर का. ठीक है, P is equals to IV. Power is equals to current into voltage. अब हमारे पास पावर भी है और वोल्टेज भी है, तो P upon V gives us I, which is current. तो पावर कितनी है हमारे पास 9000 अपॉन वोल्टेज कितनी है 230. तो आंसर हमारे पास आ रहा है 39 एम्पियर्स. डू नॉट फॉरगेट यूनिट, डू नॉट फॉरगेट इट. ठीक है, नेक्स्ट, सजेस्ट अ सूटेबल रेटिंग फॉर द फ्यूज इन द हीटर सर्किट. अब
फ्यूज़ आप बोल सकते हैं कि एनीथिंग, इट हैज़ टू बी एनीथिंग लार्जर देन 39, बिकॉज अगर इससे कम, फ्यूज़ क्या करता है, प्रिवेंट करता है करंट को बहुत हाई जाने से, ताकि हमारी जो मशीन है वो डैमेज से प्रिवेंट हो। अब अगर 39 से कम फ्यूज़ हुआ तो 39 से कम करंट होगा, 39 से कम करंट एम्पेयर आएगा, तो मशीन किस तरह चलेगी, वो तो फिर ऑपरेट ही नहीं करेगा ना हीटर। तो 39 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लिख देंगे, अब मैं 40 एम्पेयर लिख देती हूँ, आप समझें 50, 55, 60 तक कुछ भी लिख दें, बट प्रेफरेबल तो यही है कि मतलब 39 ही है, तो आपने सामने 40 एम्पेयर लिख दिया। ठीक है, कि 40 एम्पेयर से ज़्यादा करंट आया तो फ्यूज़ उड़ जाएगा और करंट को फर्दर पास ऑन करने नहीं देगा। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर is 4200 joules per kg degree Celsius. The initial temperature of the cold water is 16 degrees Celsius. Determine the maximum mass of water that can be heated to a temperature of 35 degrees in 1 seconds. सही है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, हमें करंट दिया हुआ है, हमें पावर दिया हुआ है, हमें वोल्टेज दिया हुआ है, हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। अब हमें क्या डिटरमिन करना है, मैक्सिमम मास ऑफ वाटर दैट कैन बी हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्रीज इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में, ठीक है, हमें टेम्परेचर को 16 से 35 डिग्रीज में लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें मास कितना होगा पानी का, और हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है 4200 joules per kg डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें आपको अगर कुछ पता ही ना हो तो ये एटलीस्ट आप नोटिस करें कि ये मास है हमारे पास, और जूल्स, और ये हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो हमें पता है, ये रहा। और जूल्स क्या है, जूल्स होती है एनर्जी। अब ऊपर हमारे पास पावर है, तो पावर से हम एनर्जी निकाल लेंगे। देखें, मैं बताती हूँ, हमें ये दिया हुआ है ना, विच इज़ जूल्स अपॉन केजी टेम्परेचर है, तो डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हमें केजी निकालना है, केजी निकालना है तो हम किस तरह करेंगे, पहले हम जूल्स और डिग्री सेल्सियस करेंगे, फिर हमारे पास क्योंकि सी ऑलरेडी है, ठीक है, सी ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हम निकालेंगे तो हमें ये मिल ही जाएगा एंड में। ठीक है, तो पहले हम जूल निकाल लेते हैं, विच इज़ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब टाइम हमारे पास दिया है 1 सेकेंड, पावर हमारे पास है, ऊपर हमें दी हुई है 9000 वाट्स। ठीक है, तो 9000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ऑब्वियसली यही आ जाएगा हमारे पास 9000 जूल्स। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी आ गई। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, जो ये है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 35 माइनस 16, तो आंसर आ जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑब्वियसली फॉर्मूला आपको पता होगा, हमारे पास E इज़ इक्वल्स टू क्या कहते हैं, E इज़ इक्वल्स टू, जो हमारे पास E इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव MC डेल्टा T। ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ ताकि, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। E इज़ इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है, ये Q है, इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव MC डेल्टा T। ठीक है, तो एनर्जी हमें पता चल गई है क्या है, 9 जूल्स है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, M इज़ इक्वल्स टू C डेल्टा T, ठीक है, अपॉन, सॉरी, Q होगा, M इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन, ठीक है, C डेल्टा T। तो Q हमारे पास कितनी एनर्जी है, 9000 है, अपॉन C जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज़ 4200, एंड टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास कितना है, 19। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, मास का इस पूरे सम का 0.11 kg। ठीक है, अब एक आपको ऑब्वियस स्कोर आंसर के लिए मिलेगा, एक आपको इस वर्किंग के लिए मिलेगा, एक आपको ये फॉर्मूला दिखाने के लिए मिलेगा,
एक आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिखाने के लिए मिल रहा है और एक ये यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ओके, सी a safety control in the shower switches off the shower when the water becomes dangerously hot. The control uses a thermocouple thermometer. अब हमें क्या बोला हुआ है कि जो कंट्रोल है सेफ्टी कंट्रोल, उसमें थर्मोकपल थर्मामीटर यूज़ होता है जो टेम्परेचर मेजर करता है हीटर वाटर का। अब हमें थर्मोकपल का थर्मामीटर ड्रॉ करना है, ठीक है। थर्मोकपल आपको पता है क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप के वायर्स होते हैं और उसका एक एंड जिसमें वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर लगा होता है और दूसरे दोनों एंड्स होते हैं जहाँ पर वायर का जंक्शन होता है, एक हॉट वाटर में होता है और एक कोल्ड वाटर में होता है, या 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होता है और आपको बीच का रियलाइज़ होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम ये ड्रॉ करते हैं। पहले तो एक इस तरह ड्रॉ करती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैं वोल्ट मीटर लगा देती हूँ, ये एक वायर है हमारे पास, उपसी ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्या, दूसरा वायर बनाएंगे साथ साथ में, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा वायर हो गया, सही है। ये मैंने 2 डिफरेंट वायर्स बना लिए। अब ये जॉइंट है 2 एंड्स पे, ठीक है। आप 3 डिफरेंट वायर्स ही बना सकते हैं, ठीक है, बट मैंने 2 डिफरेंट वायर बनाए, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर दोनों के बीच में इधर इधर टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा फिर वो वोल्टेज शो करेगी, ठीक है। बट जो ये ड्राइंग है ये सिंपल ही रखें, ठीक है। अब हमने लिखना क्या, यहाँ पर लिखने की वैसे कुछ ज़रूरत नहीं होती है आपको, क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही है, ठीक है। बट अगर इसमें बोला हुआ वैसे कि हम डिस्क्राइब कर देते हैं स्ट्रक्चर, तो हम लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं 2 डिफरेंट मेटल के वायर्स होंगे, ठीक है, joined at one end and voltmeter attached between free ends, ठीक है। Suggest one reason why a thermocouple thermometer is suitable for this. Obviously इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले तो इसमें बहुत वेरिंग टेम्परेचर्स मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल हीट कैपेसिटी थी तो छोटे छोटे टेम्परेचर्स भी रैपिडली मेजर कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है वोल्ट मीटर का, तो उसमें आप टेबल बना सकते हैं। और क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, measures rapidly varying temperatures, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर चेंज करता है, उसको आराम से मेजर कर लेता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट है जो कहीं जगह काम आता है, आउटपुट जो ऑब्वियसली वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल आउटपुट आ रहा है जो काम आता है काफ़ी जगह पे। एंड ये भी हमें पता है कि रोबस्ट होता है, ये स्मॉल हीट कैपेसिटी होती है वगैरह वगैरह, ठीक है, स्मॉल हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपकी मर्जी है। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. The resistance of a 1 meter length of resistance wire is 7.6 ohms. A length of this wire, ठीक है, पहले तो हम बोल रहे हैं कि इसकी 1 मीटर लेंथ है और रेजिस्टेंस है इसकी 7.6 ohms. A length of this wire is taped to a meter ruler. A crocodile clip is connected to one end of the resistance wire exactly at the 0 meter mark of the ruler. Figure 7.1 shows a crocodile clip connected to the terminal P. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर है, उसकी मीटर है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, ये बताया वो 1 मीटर का मार्क है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस है 7.6 ohms. ये एक रूलर जो 1 मीटर का है उस पर टेप्ड है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्रोकोडाइल क्लिप है, ये रहा, वो कहाँ पर अटैच्ड है, एग्जैक्टली जो ये 0 मीटर का मार्क है ना, उस पर
रूलर पे है या तो फिर वायर पे है, जो भी है वहाँ पे कनेक्टेड है, और ये टर्मिनल पी है, ठीक है। और जो टर्मिनल क्यू है, जो दूसरा टर्मिनल है, ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक वन सर्किट, राइट, ये सर्किट होगा बेसिकली एक, ठीक है। और इस सर्किट का ये स्विच है यहाँ पर, ठीक है। ये अब लेट मी जस्ट से अगेन कि ये सर्किट ये वायर से कनेक्ट हो रहा है, ये पूरा एक सर्किट है, ठीक है। ये इसका क्या है, स्विच है ये, ठीक है। जो भी स्विच है, ये कनेक्शन टर्मिनल है दोनों। टर्मिनल क्यू कहाँ से कनेक्टेड है, कनेक्टिंग वायर के थ्रू, ये मूवेबल है, ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। जो टर्मिनल क्यू यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर, कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जितनी लेंथ इंक्रीज होगी उससे रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। फिलहाल क्यू यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों के बीच की ये है लेंथ L, ठीक है। A second terminal Q is connected to a movable contact using a long length of a connection wire. हमने ऊपर बता दिया, ठीक है। Length L from the 0 meter mark on the ruler. The movable object is placed at different points. जो मैंने आपको बताया था resistance wire. The resistance R of the length L and the wire depends on L. हमें पता है कि क्यों ऐसा होता है, फॉर्मूला आपको पता है ना कि रेजिस्टेंस क्यू एल पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे सर्किट में करंट कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो ये डिक्रीज हो रहा है, वो लेंथ सॉरी V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होगा तो उसकी वजह से हमारे पास अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ऊपर या नीचे होगा तो उसकी वजह से वोल्टेज और करंट इफेक्ट होंगे, है ना। तो लेंथ जब भी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट रहे तो करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, समझ आए। अब the movable contact is placed at different points in the resistance wire, ये मैंने आपको बता दिया। On figure 7.2, sketch a graph to show how R varies with L for the values of L between 0 and a 1 meter mark. Mark appropriate values on the axis of the graph. अब आपको पता है कि जो y axis है यहाँ पर क्या है, ohms है, ठीक है, और जो लेंथ है वो मीटर में हमें दी गई है, ठीक है। ऊपर हमें क्या बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जो 1 मीटर की लेंथ है उसकी रेजिस्टेंस है 7.6 ओम, ठीक है। तो इसको हमें ऑब्वियसली इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हमें बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 1 मीटर की लेंथ कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 मीटर की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस है 7.6 ओम। तो ऑब्वियसली अगर ये जो टर्मिनल क्यू में जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है ये तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ऑब्वियसली दिस विल बी लेस दैन 7.6 ओम्स, क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करेगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। मैक्सिमम लेंथ जब ये है तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ही होगा। यहाँ पर जाते जाते जब कॉन्टैक्ट मूव करेगा ये वाला तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि लेंथ भी डिक्रीज कर रही है, सही है। तो यहाँ पर हम करेंगे, इसका हम ड्रॉ करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, 7.6 को हम यहाँ पर लिखेंगे 7.6, ठीक है, हमारी जो रेजिस्टेंस है, और लेंथ यहाँ पर क्या थी 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है, क्योंकि दोनों की एक साथ ही होगी। और उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी, तो हमारा क्या बनेगा, डायरेक्शन कांस्टेंट है दोनों का ग्राफ, तो ये ग्राफ इंक्रीज करेगा, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा, सही है। तो हम यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बनेगा हमारा बेसिकली, ठीक है, ये हमारा ग्राफ इस तरह बनेगा, बहुत सिंपल, ठीक है। 2 मार्क्स का आ गया। 1 मार्क ऑब्वियसली इसका है जो ये हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, और 1 मार्क एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, we're done with this page, let's move on to the next page. Figure 7.3 shows a battery of EMF, जो इसका वोल्टेज है 12 volts, connected across the 1 meter length, ठीक है, of the resistance wire. State what is meant by EMF, the electromotive force, ठीक है। EMF का मतलब क्या होता है कि हम ऑब्वियसली जब EMF यूज़ करते हैं, इट इज़
एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज, एनर्जी ट्रांसफर्ड, ये हमारे पास बैटरी की होती है ना, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज फ्रॉम केमिकल टू, क्या होती है, फ्रॉम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, क्योंकि बैटरी के अंदर हमारे पास क्या है, केमिकल एनर्जी, और सर्किट के अंदर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एनर्जी केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, सही है। तो हम यही दोनों चंद पॉइंट्स लिखेंगे कि व्हाट इज़ ईएमएफ, इट इज़ एनर्जी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज फ्रॉम केमिकल, ठीक है, फ्रॉम केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सेकेंड पार्ट ये है, कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टेंस वायर। अब करंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की लेंथ पीछे क्या लिखा होता है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 7.6 ओम्स। तो हमारे पास वोल्टेज भी, हमारे पास रेजिस्टेंस भी, हमारे पास करंट निकालना है। V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला लिखना है क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क फॉर्मूला का मिलेगा। अगर हमें I निकालना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V क्या है हमारे पास ऊपर 12 और R क्या है हमारे पास 7.6, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 1.6 एम्पियर्स। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल P एंड द टर्मिनल Q व्हेन L इज इक्वल्स टू 0.35 मीटर्स। अब ये क्या है कि 0.35 मीटर्स है, तो इसकी हमें पोटेंशियल मतलब वोल्टेज निकालना है, ठीक है, बिटवीन टर्मिनल P एंड टर्मिनल Q। ये हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें बताया हुआ है कि जब लेंथ 1 मीटर है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, 7.6, हाँ कि नहीं, 7.6 है हमारे पास रेजिस्टेंस। अब जब लेंथ, हमें बेसिकली रेशियो निकालना है ना, ठीक है, तो किस तरह करेंगे हम, लेंथ, ठीक है, जब लेंथ हमारे पास होगी, मैं यहाँ पर रेशियो लगा देती हूँ, जब लेंथ है हमारे पास 1 मीटर तो हमारे पास रेजिस्टेंस थी 7.6 ओम्स, ठीक है। अब लेंथ जब हमारे पास 0.35 मीटर होगी तो यहाँ पर क्या होगा, x ओम्स। अब x ओम मैं किस तरह निकालूंगी, x ओम में निकालूंगी 7.6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.35, इससे हम निकालेंगे, तो आंसर आ रहा है हमारे पास x बन रहा है 2.66 ओम्स, ठीक है। इस लेंथ की रेजिस्टेंस होगी 2.66 ओम। अब अगर हमारे पास ओम्स है और हमारे पास करंट है, क्या करंट क्या है हमारे पास 1.6 एम्पियर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई है। अब बस हमें V निकालना है, तो V किस तरह निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो I कितना हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाइड बाय क्या हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है 2.66, तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.66, आंसर आ रहा है हमारे पास 4.256, तो हम लिख देंगे 4.3 वोल्ट्स, ठीक है। The charge that passes through the resistance wire in 5.5 minutes. अब ये हम किस तरीके से निकालेंगे, आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू IT। अब हमारे पास करंट कितना है 1.6 और टाइम कितना आ रहा है 5.5 मिनट्स, लेकिन हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 60, कितने सेकंड्स आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 5.5, अगर हम 160 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मैं इसको यहाँ पर ही लिख देती हूँ ना, तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60, ये यहाँ पर जो है ना ये वाला पार्ट, ये बेसिकली हम टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करें क्योंकि इसका ऐसा यूनिट ही सेकंड्स में होता है। तो टोटल आंसर हमारे पास Q का यहाँ पर आ रहा है, आप लिख दें 520 या तो फिर आप 530 लिख, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, 520, ठीक है, और कूलम्स यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। Okay, we're done with this question. Let's move on to question number 8.
Figure 8.1 shows a ray of red light incident on one side of the glass prism in air. ठीक है, ग्लास प्रिज्म है और बाहर ऑब्वियसली एयर है, तो यहाँ पर रेड लाइट आ रही है. फॉर द रेड लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज NR. द एंगल ऑफ इंसिडेंस is 53 degrees and the angle of refraction in the glass is 30 degrees. Calculate NR. अब आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है. इसमें हम निकालेंगे sin I अपॉन sin R. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू sin I अपॉन sin R. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर लेस डेंसर मीडियम है और इनसाइड मोर डेंसर मीडियम है. ठीक है, तो सर I अपॉन R होगा. ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम sin 53 डिग्रीज अपॉन sin 30 डिग्रीज. तो आंसर यहाँ पर आएगा मेरे पास 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. On figure 8.1, sketch a line to indicate the path of red light when it emerges from the glass prism. Label this path R. सही है, हमें बोला गया है कि हम इस पाथ की इमर्जेंस को लेबल करें. अब आपको पता है कि जब, पहले तो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है, जब आप ये नॉर्मल आपका यहाँ पर ठीक है आ जाएगा, मुझे स्ट्रॉइड. ठीक है, ये एक नॉर्मल इसका है, उसको बहुत लंबा करती है, छोटा कर देती हूँ. एक नॉर्मल इसका आ जाएगा एंड एक नॉर्मल जो इमर्जेंट जो ये यहाँ पर है इसका नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ मैं. सही है, ये इसका नॉर्मल है. अब आपको पता है कि जब लाइट क्या करती है, जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाती है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली हायर है. ठीक है, लाइट से. सही, तो क्या क्या तभी तो हमारे पास 1.6 आ रहा है, हाँ कि नहीं. तो हम क्या बोलेंगे कि जब रिफ्रैक्टिव जब किसी डेंसर मीडियम में जा रहा था तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स आ जाता है, अवे चले जाता है. नॉर्मल के टुवर्ड्स आ जाता है जब किसी डेंसर मीडियम में जा रहे होते हैं. तो ऑब्वियसली अगर दोनों का सेम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो लाइन यहाँ पर इमर्ज होती, बट लाइन यहाँ पर इमर्ज नहीं है. टू इट्स मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल के थोड़ा करीब है लाइन. सही, मैंने भी जस्ट लाइक इंक्रीजेस. अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होती तो ये हमारी अंदर जो ग्लास के अंदर लाइन होती ना उसकी लाइट की, वो ये होती. बट इट्स नॉट, क्योंकि ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, इट हैज़ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द एयर, तो इस वजह से वो टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्लेक्ट होता है. अब ये मोर डेंसर से लेसर डेंसर में आ रहा है. कहाँ पर, यहाँ पर. फ्रॉम अ मोर इट गोज आउटसाइड टू अ लेसर डेंसर. तो क्या होगा, हमारा नॉर्मल तो ये है और ये आना तो वैसे ऐसे चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा. समझ आ रही है आपको, उससे दूर हो जाएगा. तो ये बेसिकली इस तरह इमर्ज करेगा. ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ. ये इस तरह इमर्ज करेगा. ठीक है, बेसिकली इस तरह. सही है आप. और इसको हमने क्या लेबल करना है, क्या लिखा हुआ है, लेबल दिस पाथ R. ये हमारा है R. ठीक है, अब क्या बोला गया मैं, For violet light, the refractive index of the glass is slightly larger. अगर refractive index larger होगा तो क्या होगा, ज़्यादा refraction होगी violet की ज़्यादा refraction होगी. तो अब क्या बोला है, on figure 8.1 sketch a line to indicate the path of the violet light in the prism and when it emerges into the air label this path V. अब हमें बोला गया कि violet light, उसके लिए वायलेट लाइट के लिए ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि वायलेट लाइट में ज़्यादा एनर्जी होती है रेड से. अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी रेड से, तो इसकी स्पीड इसकी क्या होगी, कम होगी. अगर इसकी स्पीड रेड से कम है तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी. समझ आ गई, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. तो वायलेट लाइट भी बेसिकली यहीं पे आ रही है हमारे पास. ठीक है, यहीं पे आ रही है वायलेट लाइट भी, जो जहाँ पर रेड आ रहा है. तो हम इसको क्या करेंगे, ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर नॉर्मल पे, तो हम ऐसे दिखाएंगे कि ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है. सही, और जब बाहर निकलेगा तब भी ये ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी, ऐसे. ठीक है, और इसको हमने लेबल करना है V.
आई एम सो सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन मिस कर दिया, सॉरी, ये वाला। तो मैं बोला हुआ है एक्सप्लेन वाई द क्वांटिटी ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव अ यूनिट। अब यूनिट क्यों नहीं होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? क्योंकि हम साइन एक नंबर को जैसे डिग्रीज़ को डिग्री से डिवाइड करना है, हाँ कि नहीं? तो जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है कि दोनों की सेम यूनिट होता है, ठीक है, दोनों का सेम ऐसा यूनिट होता है, आइडेंटिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो उसमें हमारे पास आंसर में ऐसा यूनिट नहीं होता, या यूनिट होता ही नहीं। तो हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ टू आइडेंटिकल quantities doesn't produce a unit, ठीक है। अब क्या लिखा है? When a ray of white light is incident on the prism, dispersion produces a continuous spectrum of colored light. डिस्पर्जन होता है वाइट लाइट का, तो सारे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, रेनबो कलर्स, रॉय जी जिसको बोला जाता है। स्टेट हाउ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि वायलेट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है रेड से, ठीक है, इस वजह से उसकी स्पीड कम होती है और उसकी रिफ्रैक्शन ज़्यादा होती है। स्टेट हाउ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लेन हाउ दिस इज शोन बाय द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इन द प्रिज्म। तो हमें बोलना है कि लार्जर फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी स्मॉलर स्पीड होती है ग्लास में, ये आपको पता होना चाहिए, इट्स अ नोन फैक्ट। तभी वायलेट जो है उसकी, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी है रेड से, उसकी स्पीड ग्लास में कम होगी, तभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए हायर है। तो अब लिखेंगे लार्जर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिजल्ट्स in lesser speed in the glass। और ये दिखाया कैसे जा रहा है? एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? हमने लिखा है कि वायलेट को हमने बताया कि वायलेट ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो हम लिखेंगे वायलेट हैज़ अ लार्जर frequency, therefore lesser speed and refracts more towards, ठीक है, और हम लिखेंगे refracts more because of larger refractive index। सही, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द केमिकल symbol of the element lithium is Li. The proton number of lithium is 3. Figure 9.1 is a representation of a nucleus of radioactive isotope of lithium that is about to decay. Write down using nuclide notation the symbol that represents the isotope of lithium. अब लिथियम का प्रोटॉन नंबर है 3, ये लिथियम का आइसोटोपिक न्यूक्लियस है। तो जो 3 है यहाँ पर, जो चीज़ 3 है, ऑब्वियसली बेसिकली हमारे पास तीन क्या क्या है? 3 ये है ना, तो ये क्या होगा? ये होगा प्रोटॉन होगा। ये 3 है तो ये क्या होंगे? प्रोटॉन्स। और बाकी ये जो बचे हुए हैं ये क्या होंगे? ये हमारे पास होंगे, क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे, हाँ कि नहीं? सही है। तो ये हमारे पास गलत कलर कर लिया, सॉरी, ये हमारे पास हैं ग्रीन वाले न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी समझना है। राइट डाउन यूजिंग द न्यूक्लियर नेगेशन द सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द आइसोटोप ऑफ न्यूक्लियस। अब लिथियम का हमें पता है कि केमिकल सिंबल ये है, और हमें पता है कि इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, और एक और नंबर क्या आता है? मास नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच इज़ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास है 5 न्यूट्रॉन्स प्लस 3 प्रोटॉन्स गिव्स अस 8 न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर हो जाएगा 8। द आइसोटोप ऑफ लिथियम डिकेज बाय बीटा पार्टिकल्स एमिशंस टू फॉर्म अनदर न्यूक्लियस। अब बीटा पार्टिकल निकलेगा, बीटा पार्टिकल हमें पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो complete figure 9.2 to represent this decay by using the same representation as figure 9.1 in the space after the arrow.
ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय द डिके। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, लिथियम की बात करें, मैं यहाँ पर आपको पहले दिखा देती हूँ। लिथियम, ठीक है, 8 3, जब ये प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल -1, क्योंकि यहाँ -1 आ रहा है तो दूसरी तरफ +1 आना चाहिए ना, तो प्लस, तो फिर बन जाते हैं +x जो भी है लिथियम के बाद आता है। ठीक है, तो ये होगा 8 और यहाँ पर होगा हमारे पास 4। ठीक है, लिथियम में बोरॉन होगा ना, आई एम नॉट श्योर, आई डू नॉट ठीक है, जो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर है 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ड्रॉ करना है बेसिकली इसी तरीके की ड्राइंग यूज़ करके। तो जो भी ये x है, ठीक है, उसमें हमारे पास है 4 प्रोटॉन्स, तो हम पहले 4 प्रोटॉन्स ड्रॉ कर लेंगे। सही, 1 2 3 4, चलो मैंने 4 ड्रॉ, दैट इज़ सो बैड, लेट मी जस्ट यूज़ दिस बिकॉज आई डोंट हैव एनी होप। 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने 4 ड्रॉ कर ली। इसमें लाइंस भी डाल देती हूँ मैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये मेरी लाइंस क्यों टेढ़ी हो रही हैं, आई डोंट नो, ये लाइंस खुद ही टेढ़ी हो रही हैं। लेट मी जस्ट यूज़ द नॉर्मल वन। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 4 प्रोटॉन्स, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है ना यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स, और फिर टोटल हमारे पास 8 न्यूक्लियॉन्स हैं। अब 8 में से 4 प्रोटॉन होंगे तो बाकी न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 4 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो हम न्यूट्रॉन्स भी 4 ही ड्रॉ करेंगे। ये हमारे न्यूट्रॉन्स 1 2 3 4 न्यूट्रॉन्स आ गए। अच्छा, हमें उसके साथ साथ प्लस क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइटिंग द नेम ऑफ द पार्टिकल दैट इज़ आइडेंटिकल टू अ बीटा पार्टिकल ऑन द आंसर लाइन प्रोवाइड। ऑब्वियसली इन यहाँ पर हम बीटा पार्टिकल तो नहीं लिखेंगे क्योंकि फजूल है, वो हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ है। बीटा पार्टिकल का आइडेंटिकल क्या होता है, बेसिकली बीटा पार्टिकल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है ना बीटा पार्टिकल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है रेडिएटर डिटेक्टर इज सेट अप इन द लैबोरेटरी। ठीक है, where there are no radioactive samples. On 6 separate occasions, the detector is switched on for 1 minute and the background count is recorded. The counts are 23, 27, 25, 24, 20 and 25. State why the recordings are not all identical, because radioactive तो background वाली है ना, background radiation है, और वैसे भी अगर background नहीं होती, normal भी होती, तो decay तो random है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर 1 मिनट में सेम अमाउंट ऑफ वो हों। ठीक है, डिकेज हों, क्योंकि डिके इज़ रैंडम, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ बैकग्राउंड। इसकी पेन का स्टाइल चेंज कर लेते हैं। दिस इज़ बैकग्राउंड, मच बेटर, दिस इज़ बैकग्राउंड रेडिएशन, उप्स और बैकग्राउंड रेडिएशन, ये तो फिर आप ये भी लिख सकते हो, डिके इज रैंडम। और फिर क्या लिखा हुआ है, सजेस्ट अ पॉसिबल सोर्स फॉर बैकग्राउंड रेडिएशन। अब कुछ भी हो सकता है, इतने सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट, वेपन टेस्टिंग, सन से भी आती हैं, कॉस्मिक रेज, स्पेस से आती हैं, रॉक्स, बिल्डिंग, सॉइल, एनीथिंग। सो आई एम जस्ट गोना राइट द मोस्ट ऑब्वियस, जो किसी, ठीक है, विच इज़ न्यूक्लियर वेस्ट एंड वेपन्स टेस्टिंग। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या है, a sample containing only one radioactive isotope is brought into the laboratory. The half-life of the isotope is 15 hours. The sample is placed near the radiation detector in this laboratory. The detector is switched on, and after 1 minute, a count of 440 is recorded. The sample is left next to the detector, and the experiment is repeated 45 hours later. The detector is switched on for 1 minute again. Predict the reading counting obtained on this occasion. अच्छा, 15 hours में हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 1 मिनट पहले हमने जैसे इनिशियल हमारी रीडिंग थी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हाफ लाइफ है क्या है, 15 hours। ठीक है, इनिशियल रीडिंग क्या थी हमारी, 440, और फिर फाइनल रीडिंग हमने कितने टाइम बाद ली है, फाइनल रीडिंग आफ्टर हमने कितने टाइम बाद ली है, 45 hours।
अब 40, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी, 45 आवर्स में कितनी हाफ लाइव्स होंगी, ठीक है, कितनी हाफ लाइव्स होंगी? 15 में एक होती है, 30 में 2 होंगी, 45 में 3 हाफ लाइव्स होंगी, ठीक है। तो ये 3 दफ़ा डिक्रीज, 3 दफ़ा हाफ होगा। तो 41 अगर 440 है, ठीक है, वो पहली दफ़ा हाफ हो रहा है, तो क्या बन रहा है? 220। 220 वापस से हाफ हो रहा है, फिर क्या बनेगा? 110, हाँ कि नहीं? ऐसा हो रहा है। और उसके बाद क्या होगा? अगर उसका हाफ होगा तो फिर क्या बनेगा? डिवाइड बाई 2, वापस से क्या बन रहा है? 55। अब क्या आंसर हमारा 55 सही है? 55 सही है? नहीं। 55 सही क्यों नहीं है? 55 सही इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन भी तो है। बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे पास क्या थी? बैकग्राउंड रेडिएशन ये थी, इतनी सारी बैकग्राउंड रेडिएशन से, 6 डिफरेंट बैकग्राउंड रेडिएशन है। अब हम क्या करेंगे? पहले इनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। कितनी है हमारे पास वैल्यू? 6। तो हम करेंगे, मैं यहाँ पर अपना कैलकुलेटर निकालूँ, 23, ठीक है, 23 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 25, आंसर आ रहा है 144 डिवाइड बाय कितने हमारे पास वैल्यू? 6। तो आंसर आ रहा है 24। एवरेज बैकग्राउंड रेडिएशन है 24। एवरेज बैकग्राउंड रेडिएशन इज इक्वल्स टू, कर दिया, 24। यहाँ पर लिख देती हूँ एवरेज, सही है, 24। तो अब क्या होगा? पहले हम 440 में से 24 माइनस करेंगे, तो वो उस इनिशियल उसकी वैल्यू होगी 440, ठीक है, माइनस 24 गिव्स अस 416। अब 1 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 416 आधा होगा, तो क्या होगा हमारे पास? 204। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? आधा होगा वापस, 104। थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? क्या बन जाएगा हमारे पास? 52, तीसरे सवाल। अब ये आंसर सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमें इसमें क्या ऐड करना होगा? बैकग्राउंड रेडिएशन। सो 52 प्लस 24 गिव्स अस 76। ये हमारा आंसर है। I hope you all understood everything. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, please mention in the comments and I will try to get back to you. Thank you so much. See you in the next video. Allah Hafiz.